Hello everybody, hello, good evening guys. Can I have water? कैसे हो? कैसे हो सब लोग भाई साहब? और बताओ क्या हाल चाल? ये नहीं, रुक जाओ। Yes, finally it started man. शुरू हो चुका है। और आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा हो। ऑडियो विजुअल सही है, एक बार कंफर्म कर दो, वी कैन स्टार्ट देन। ठीक है, आज हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा आज के दिन। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, शुरू कर दें। अगेन बैकग्राउंड चेंज की डिमांड आ रही है। आई जस्ट रिड्यूस द लाइट। बैकग्राउंड चेंज के चक्कर में ना पड़ो, आज मैं लाइट को रिड्यूस कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक दिख रहा है अभी? ठीक लग रहा है बच्चा? आपको बोर्ड अगर सही से दिख रहा है तो एक बार बताओ, बोर्ड सही दिख रहा है क्या? बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड सही दिख रहा है अभी? नो, आर यू श्योर? ब्लैक ही करना पड़ेगा? पक्की बात? ओके, तो 2 मिनट रुको, चलो अभी मैं इसको पहले कर लूँ। एक मिनट रुक जाओ। बैकग्राउंड में ब्लैक कर लेता हूँ। होल्ड ऑन गाइस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओहो, एक ही होगी जी। तो अब ठीक है? अब ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एंड ये रहा हमारे सामने
जो दो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन वाला हिस्सा, जिसमें दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है? इसमें किसी को ये डायग्राम सब विजिबल है? सबको ये बता दो, डायग्राम विजिबल है? सबको विजिबल है क्या? एक बार बता दो मुझे। अब ठीक है। चलो स्टार्ट कर दें। चलिए, राइट। तो यू हैव दिस, अब इसके अंदर अलग अलग हिस्से जो है वो देख लो भाई क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। और एनीबॉडी लेट मी नो टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और टेस्टिस जैसा ही यहाँ पर एक हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसको कहते हैं ओवरी। तो व्हाट आर द फंक्शंस हियर टेस्टिस का एंड ओवरी का? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से मुझे बताओ कि टेस्टिस और ओवरीज के फंक्शन में तुमको क्या क्या याद है। लेट मी नो, डू लेट मी नो। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बहुत सही है, बहुत सही बोला आपने। टेस्टिस का दो फंक्शन, पहला है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है? यहां पर यू हैव ओवरी। ओवरी जो है विच इज एक्चुअली जो एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? तो इसका एक फंक्शन मतलब बिल्कुल टेस्टिस जैसा ही यहां पर ये ऑर्गन है फीमेल वाले पार्ट में, एंड हेंस इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एग और प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है? लेकिन तुम फिलहाल सिर्फ एस्ट्रोजन भी लिखो तब भी काम बन जाएगा। तो बिल्कुल जैसे यहां पर टेस्टिस होता है वैसे फीमेल सिस्टम के अंदर ओवरी होता है। इधर भी ये जोड़े में होता है, पेयर में होता है, और यहां पर भी ये पेयर में होता है। राइट राइट। चलो अच्छा, अब ये जो जैसे यहां पर एक ऑर्गन है, नाउ आई विल कॉल इट एज, यू ऑल नो दैट ऑर्गन इज पेनिस। जैसे यहां पर ये ऑर्गन है पेनिस, वैसे ही यहां पर व्हाट इज दैट ऑर्गन? फीमेल वाले में एनालोगस ऑर्गन क्या है? वेजाइना। तो बता दें जरा कि पेनिस और वेजाइना के में इनके फंक्शंस अगर हम बात करें,
व्हाट आर दे एग्जैक्टली? मतलब जब एक्चुअल मेटिंग प्रोसेस होता है, जब एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस होता है, बिकॉज देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा बताना। अभी थोड़ा लाइट ज्यादा है, मे बी उस वजह से तुमको कम दिख रहा होगा, बट तुमको जब ये मिलेगा तो उसमें प्रॉपरली दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। पहले तो एक काम करो, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट। यस, ध्यान लगाओ, चलो ध्यान लगाओ सब लोग। 1 मिनट लेते हैं अपन, ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। कांटेक्ट बनने दो पहले। भाई लोग कैसे हो सब, अपना अपना थोड़ा चैट्स जो है वो अभी आपस में बंद रखें, और एक बार कुछ समझने की पहले स्टेट में आ जाए। एवरीवन, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब लोग पहले समझने की स्टेट में आ जाए। थोड़ा पानी पी ले, ठीक है, मैं भी पी लेता हूँ, तुम भी थोड़ा पानी पी लो पहले, ठीक है। और जो लोग भी लेट ज्वाइन किए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, और अभी शुरू होने वाला है। अभी हम आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एवरीवन काम डाउन, हैव वाटर एंड देन विल स्टार्ट, ठीक है। पानी पी लो, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, ओम शांति शांति ओम। या यस, कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट कर देंगे, नेट इश्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं, तुम मानो कि मैं वापस से शुरू करूंगा, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पढ़ना है पढ़ लेंगे, ओके। चलो, और हैंड रिटन नोट्स का मैं एक बार बात कर लेता हूं। लेट मी चेक इफ इट इज डन और नॉट। एक बार इनसे, योगिता मैम से बात कर लो, और हैंड रिटन नोट्स कल तक जाना चाहिए, पिछले चैप्टर का, कार्बन का नहीं है, मेक श्योर वो हो जाए, ठीक है बच्चा। तो कह दिया गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। एरेज ऑल, एरेज ऑल। आइए हम ब्लैंक सा स्लाइड से शुरू करते हैं। तो अपने पास पहले बातों को समझ लो, मैं एक रफ डायग्राम यहां पर बना लेता हूं, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग विथ sexual reproduction in humans. Sexual reproduction in human, ठीक है। इसके लिए दो सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा है, अपने सामने डायग्राम को जो है रेडी रखो तुम, ठीक है। मैं यहां पर पहले बेसिकली बता दूं। दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जब भी हम बोलते हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whenever we say that it is a sexual reproduction, the final goal is very clear कि भैया एंड रिजल्ट में एक चीज तो होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। क्या है वो, बताओ जरा। व्हाट इज दैट फाइनल स्टेप दैट इज मस्ट? इट इज फर्टिलाइजेशन, है ना।
फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या है, इट इज फ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ मेल गैमेट and female gamete to form zygote। ठीक है, यही होता है। इसमें किसी को डाउट है? सर लाइव है क्या? सर जी, अरे भाई साहब हम बिल्कुल लाइव है, इसलिए हम तुमको फिर बता रहे हैं, इसलिए हम तुमको फिर से शुरू करके बता रहे हैं। ठीक है, हमेशा डाउट करते रहोगे पूरा एकदम फाइनल एग्जाम तक क्या? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे चैप्टर तो करिए पहले। अरे बाबू हम कई बार कहे हैं कि कंसेप्टवा तो पहले पढ़ लो, सुनते नहीं हो तुम। स्क्रिप्टेड है, अरे बढ़िया, ये भी स्क्रिप्टेड हो जाता है। और हम बीच बीच में बोल भी रहे हैं, आपका जो आप लिख रहे हो मैं बता भी रहा हूं कि हाँ स्क्रिप्टेड है, लिख रहे हो, वाह, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है। अच्छा जी, ठीक है, चलिए, नो डाउट, नहीं डाउट नहीं आया, ओके, बढ़िया है, चलो अच्छा है, कोई डाउट नहीं आया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड गोल इज ऑलवेज फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में कांटेक्ट में तो आए, और वो कैसे होगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, आपको समझना होगा कि इधर पे एक ऑर्गन होता है विच इज पेनिस, ठीक है, और इस वाले में एक ऑर्गन होता है विच इज वेजाइना। ठीक है, सो पेनिस और वेजाइना आपस में कांटेक्ट में जब आएगा ना, दे कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, और इसी के बाद फाइनली उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो पेनिस इज द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलोगे इसको? इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल मेट लिख दिया मैंने, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंड व्हाट इज वेजाइना? वेजाइना इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स, दैट इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, यही आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तभी स्पर्म, यहां से क्या जाएगा, यहां से स्पर्म जाएगा और यहां से ओवम जाएगा और मिक्स होगा, स्पर्म, और यहां से क्या आएगा, ओवम। पर ये स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस कहां से होता है भाई साहब? तो वो ऑर्गन, वो हमने बताया कि विच इज द एक्चुअल ऑर्गन जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर इट इज, यस, टेस्टिस, इधर पे इट इज ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस का फंक्शन अगर हम बात करें, अभी हमने लिखा था दो फंक्शंस, पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज के दो फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ओवरी, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोडक्शन ऑफ ओवम
और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन में चल जाएगा एटलीस्ट समझने के लिए, एस्ट्रोजन। इतना ठीक है? इतने में किसी को डाउट है? बता दो इतने में किसी को। देखो ये बेसिक चीज समझ में आ गई ना तुमको, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक चीज अगर समझ में आ गई तो, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ ओवम या फिर एग। एवरीवन आर यू विद मी? सभी लोग क्लियर है इतना? जल्दी से बता दो, क्लियर है ये वाला इतना तक हिस्सा? यस। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन। जैसे मेल्स में मेल हार्मोन क्या है? मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही फीमेल के अंदर फीमेलनेस लाने वाली जो हार्मोन है वो क्या है? वो एस्ट्रोजन है। हाँ जी सर, यस सर, डन। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग प्रीकैप करके आए हो इस चैप्टर का, एंड सो दैट वी आर डूइंग दिस। ठीक है, बिना शुरू थोड़ा सा प्रीकैप करके आना बहुत जरूरी होता है, ऑलवेज आई से दैट। चलो ठीक है, तो अब डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यहां पर ध्यान से देख लो, एकदम इत्मीनान से देख लो कि दिस इज दैट ऑर्गन, ये है जिसको टेस्टिस कहा जाता है। दिस ऑर्गन इज टेस्टिस, ये ऑर्गन है टेस्टिस। इस यहीं से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यहीं से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और स्पर्म प्रोड्यूस होके कौन से रास्ते जाता है वो जरा देख लेना। स्पर्म प्रोड्यूस तो हो गया, ठीक है सर, वो यहां से प्रोड्यूस होके इस रास्ते से ऐसे होते हुए इस ट्यूब से जाता है, गुजरता है। सो ये बताओ कि इस ट्यूब को क्या नाम दिया जाए? वैसे इस ट्यूब को वास डिफरेंस कहते हैं, बट यू कैन कॉल इट एज स्पर्म डक्ट। वैसे इस ट्यूब को वास डिफरेंस बोलते हैं, पर इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से इसी ट्यूब से, इसी डक्ट से स्पर्म जाता है। ठीक है, तो यू कैन कॉल दिस एज वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। इसमें किसी को डाउट है? टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन करता है और वही स्पर्म यहां पर देखो आगे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पर्म जो आगे जा रहा है वो देखो ये लूप से पूरा ऐसे होते हुए, ऐसे करते हुए, पेनिस से पास करते हुए, और फिर वो यहां से आगे जाएगा। वेनेवर कॉपुलेशन वाली सिचुएशन है तो यही पेनिस यहां पे इंसर्टेड रहेगा, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो आगे जा पाएगा इन वेजाइना एंड इन द फीमेल सिस्टम। ठीक है, और ऐसे ही वो जाके जो एग होगा, एग को वो स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा। एवरीवन, इतना ठीक है? इतना क्लियर है? बाकी और चीजें बता रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है? ब्लैडर क्या होता है सर? ब्लैडर आपने ये सुना, यूरिनरी ब्लैडर सुना होगा अगर आपने, है ना, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले में, कि जहां यूरिन स्टोर होता है। किडनी जो है ब्लड में से यूरिन को फिल्टर करके हटा देता है, पर कहां रखता है टेम्पररी बेसिस पे? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये वही ब्लैडर है जहां किडनी से फिल्टर करके जो कचरा है, जो यूरिन है, वो यहां जमा किया जा रहा है, और वही यहां से पास, तो सुसु भी तो यहीं से पास होता है भाई, है ना। तो देखो ये याद रखना कि यूरेथ्रा, ये नाम तुमने वहां भी सुना है। यूरेथ्रा इज द कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। ऑलवेज रिमेंबर, यूरेथ्रा जो है इट इज कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यूरेथ्रा इज कॉमन पासेज, यही वो पासेज है जहां से स्पर्म भी जाता है और किसी वक्त यूरिन भी यहां से जाता ही है। सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। स्पर्म सर, स्पर्म दोनों साइड जाएगा क्या? यस, स्पर्म यहां पर बहुत सारे स्पर्म्स है, तुमको पता है एक टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, तो आधे यहां जाते हैं, आधे यहां जाते हैं। बट इसकी कहानी बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल यहां तक आर यू क्लियर, है ना? आर यू क्लियर विद दिस?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? एक्चुअली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हटा दिया, बट स्टिल यू शुड नो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है। मेल्स के अंदर जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, भाई आवाज क्रैक होती है ना, दाढ़ी मूछें आती हैं, तो मेल्स के अंदर जो मेल कैरेक्टर्स आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दैट मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही फीमेल्स के अंदर जो फीमेलनेस या फीमेल कैरेक्टर्स आते हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन जो जिसको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, हाँ, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में या तो मेल सिस्टम हो सकता है या तो फीमेल सिस्टम हो सकता है, इसलिए नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी जो है वो एक ही जेंडर कैरी कर रही है, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, डन। चलो अब देखो एक और बात समझो। ठीक है, यहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इधर से जाता है, दैट वी ऑल नो। पर सर क्या सर कोई एज होती है कि मतलब मान लो ह्यूमन मेल के अंदर क्या एज होती है जब ये स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है? तो यहाँ पे आप ही लोग बता सकते हो कि ये बताओ कि स्पर्म प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के मेल में कब स्टार्ट होता है? 8th में पढ़ा हुआ है ना प्यूबर्टी के बारे में। विद द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही बच्चा जो है ना, वो अपने टीन एज में आता है, टीन एज में एंट्री करते ही ये फंक्शन प्यूबर्टी वाली एज शुरू हो जाती है ना। वेरी गुड। वो 13 साल 12-13 साल के आसपास की जो उम्र होती है उसी उम्र से, है ना, दैट इज द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, और उसी टाइम पे स्पर्म प्रोडक्शन भी शुरू होता है। अब मेरा सवाल एक और है यहां पर कि सर ये टेस्टिस जो है ये बॉडी के बाहर किसी एक स्क्रोटम वाली बैग में क्यों है? Why this is placed outside the abdomen? Why it is not inside? जैसे बाकी सारे ऑर्गन अंदर है बॉडी के, ये टेस्टिस भी बॉडी के अंदर हो सकता था। Why it is outside the abdomen? पूरे सिस्टम से बाहर अलग थैली में क्यों लटका है भाई वो? Why it is outside the abdomen? वेरी गुड। यहां पर आंसर आना, देखो प्रीकैप करने का यही फायदा है, यू नो ऑल द आंसर्स। क्या बात है भाई साहब, वेरी गुड। आंसर्स आ रहे हैं। इट इज बिकॉज कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सर थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, पर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए थोड़ा बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, वो थोड़ा और कम टेम्परेचर मांगता है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा और कम टेम्परेचर मांगता है। ठीक है, सो द टेस्टिस इज इन द स्क्रोटम बैग, सो दैट कि उसको सराउंडिंग से हवा मिलती रहती है और वो अपने टेम्परेचर को थोड़ा लो मेंटेन कर सकता है, एंड इट कैन प्रोड्यूस द स्पर्म। याद रखना, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन body temperature is not suitable, it requires a little low temperature, hence it is placed outside the abdomen in a skinny bag called scrotum. क्लियर है यहां तक? साइंस का एक चैप्टर का नहीं आया हुआ है, आई नो, जो हैंड रिटन वाला जो होता है, एंड दैट इज कार्बन कंपाउंड्स, और वो बहुत जल्दी आ जाएगा बच्चा। ठीक है, बट तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुक सकती। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो हम जो ये कर रहे हैं ना यहाँ पर जो भी काम, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। दैट इज मोर यूटिलाइज इन रिवीजन पार्ट में काम आ सकता है, लेकिन इस काम में तुम लोग अपने मेरे क्लासरूम नोट्स को यूज कर सकते हो, ये मैंने कईयों बार बोला हुआ है। ठीक है, तो अपना पढ़ाई के लिए नेवर फाइंड एक्सक्यूजेस। यू हैव योर टेक्स्ट बुक, यू हैव ऑल द लेक्चर्स, यू हैव क्लासरूम नोट्स, यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑलवेज। 37 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस नहीं होगा। डोंट रवि रौनक स्पैम ना करो बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। इसी को पहले समझते हैं, पहले यहीं पे, फिर वहां जाएंगे हम।
अच्छा, तो सर स्पर्म ठीक है प्रोड्यूस होता है, यहां से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, है ना, लोअर टेम्परेचर से ये होता है, आई एम ओके विद दैट, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है, ओके। यूरेथ्रा भी समझ में आ गया, पेनिस भी समझ में आ गया, ब्लैडर यूरिन स्टोर करता समझ में आ गया। सर दो चीजें और है यहां पर जिसके बारे में आपने नहीं बताया, और उसमें से एक है सेमिनल वेसिकल और दूसरा है प्रोस्टेट। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? क्या कोई बता सकता है मुझे? कोई अच्छा बच्चा है यहां पर जो बता देगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? 35 डिग्री सेल्सियस, ओके ग्रेट, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बता दो जरा। फीमेल सिस्टम में हम आते हैं, पहले ये वाला देख लो। रीमे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम, है ना, जिससे हाँ नरिशमेंट एंड फ्लूइडिटी। इट प्रोवाइड्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा आपने, है ना, इट प्रोवाइड्स या दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड नरिशमेंट एंड नरिशमेंट। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है, वो देखो नाम ही है सेमिनल वेसिकल, सेमिन नाम का फ्लूइड रिलीज करता है, ठीक है। तो ये ऐसा फ्लूइड रिलीज करता है ना। स्पर्म जो है ना, स्पर्म देखो, स्पर्म भले मिलियंस में पर वो बहुत कम होते हैं भाई, और उनको ट्रेवल करने के लिए ना वो ऐसे टेल जैसे होते हैं। देखो अगर मैं लगभग एक स्पर्म बनाना चाहूं ना, तो एक मिनट, वो ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो देखो उसका टेल भी है उसका, ये उसका हेड है, दिस इज स्पर्म। तो स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए लिक्विड मीडियम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए लिक्विड मीडियम का होना बहुत जरूरी। तो स्पर्म में मेनली जो ज्यादातर जो उसका 99% जो पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली एक अलग फ्लूइड होता है जिसको सेमिन बोलते हैं, और सेमिन के अंदर ही स्पर्म जो है फ्लो करके जा सकता है, ठीक है। तो ये सेमिन जो है और क्या प्रोवाइड करता है? स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ये दोनों चीजें कहां से आती हैं, या ये फ्लूइड कहां से रिलीज होता है? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। जो मैं बताता जा रहा हूं उस पर फोकस करो, उसको याद रखते जाओ, ठीक है। आपस में चैट करोगे कोई मतलब नहीं है, तो याद रख लेना। मैंने तुमको यहां बता दिया फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड अ फ्लूइड, दे प्रोवाइड अ फ्लूइड, सेमिन वर्ड मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। They provide a fluid because of which sperm can easily move ahead. Also, that fluid provides nourishment to the sperm. आ गई समझ में बात? ठीक है सर, फंक्शन राइट करके बता दीजिए, राइट मतलब लिख के बता दीजिए, अच्छा ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, functions of seminal vesicle and prostate gland। पहला, it provides mobility to sperm। स्पर्म को मोबिलिटी चाहिए, स्पर्म को मोबिलिटी मतलब क्या? मूव करने की एबिलिटी चाहिए, है ना, मूव करने की एबिलिटी चाहिए। दूसरा, स्पर्म को मूव करने की एबिलिटी चाहिए और स्पर्म को नरिशमेंट चाहिए, नरिशमेंट टू स्पर्म, खाना पीना चाहिए ना उसको अपने रास्ते भर में, जर्नी में। तो इन सब के लिए जो फ्लूइड
मीडियम सेक्रीट होगा, ठीक है, वही फ्लूइड मीडियम कहां से सेक्रीट हुआ है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ने कुछ फ्लूइड सेक्रीट किए हैं, कुछ ऐसा फ्लूइड सेक्रीट किया है ना, जिसकी वजह से स्पर्म को मूव करने की ताकत मिल रही है, मूव करने की एबिलिटी मिल रही है ना, वो आसानी से स्विम करता हुआ जा रहा है, और दूसरा उसको नरिशमेंट भी मिलता जा रहा है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम चलते हैं द फंक्शन टुवर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि वेजाइना वो हिस्सा है ना, जिसके अंदर से है ना स्पर्म ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, स्पर्म ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, और यहां से सर्विक्स के अंदर से, यूट्रस के अंदर से, और वो इस ट्यूब के अंदर से, व्हाट इज दैट ट्यूब कॉल्ड, दिस ट्यूब इज कॉल्ड ओविडक्ट। याद रखना इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो देखो ये मेन हिस्सा है यूट्रस, इसी के अंदर बेबी जब डेवलप होगा तो इसी के अंदर होगा, यूट्रस के अंदर, ठीक है, यहीं पे वो जो फीटस है वो ग्रो होगा, ठीक है, जब आगे होगा, ठीक है। फिलहाल वो जो स्पर्म है वो कहां से जा रहा है, इसी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवरी के अंदर, जहां एग है, जहां ओवम मैच्योर हुआ है, उसको फर्टिलाइज करने जा रहा है, ठीक है। ये स्पर्म की जर्नी तुमने देखी कैसे जा रही है स्पर्म, एवरीवन यस, स्पर्म की जर्नी देख ली, यहां से वेजाइना से पेनिस ने स्पर्म को पास किया, और वो ऐसे यहां से पास होता हुआ जा रहा है। वाई स्पर्म कलर इज वाइट, अब इसमें कोई लॉजिक ना है भाई साहब, सब हर चीज का कुछ ना कुछ तो रंग होगा ना यार, ठीक है। सर्विक्स इज अ इंटरनल पार्ट, वेजाइना के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो एक इंटरनल ओपनिंग है, उसी को सर्विक्स इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो ओपनिंग होती है ना, उसी को सर्विक्स कहा जाता है, ठीक है। डन है, क्लियर है। व्हाट इज उल्लास पूछ रहे हैं, व्हाट इज नाइट फॉल, तो वो एक्चुअली क्या है, वो एक बॉडी का एक सिग्नल है, एक इंडिकेशन है कि प्यूबर्टी एज जो है वो आ चुकी है, एंड दैट इंडिविजुअल इज एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, वो एक इंडिकेशन होता है, वैसा नेचुरल इंडिकेशन है। तो उसमें इंसान सो रहा है, उसको नींद में सपने आ रहे हैं, और उसका स्पर्म रिलीज हो जा रहा है, सो दैट इज अ नेचुरल इंडिकेशन, ठीक है। इट शुड बी नॉट ट्रीटेड एज कि यार पता नहीं क्या हो गया, ये क्या नहीं हो गया, ठीक है, वो नेचर ने वैसा बना रखा है, इट इज वेरी ऑब्वियस, यू हैव टू बी, है ना, इन सब चीजों को ना एकदम ऐसे ये मत बना के रखा करो, एकदम ना तो इसको टैबू बनाना है, और ना ही इसको एकदम हाइप क्रिएट करना है, इट इज वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का कॉमन ही फंक्शन ही तुमको दिया हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का ही कॉमन फंक्शन तुमको दिया हुआ है, ओके। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्विंस, अच्छा ट्विंस का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो नॉर्मली क्या होता है कि इस सपोज फॉर एग्जांपल ये ओवम है, ठीक है, दिस इज ओवम, अगर अगर कोई फालतू के कमेंट करेगा, ठीक है, हाँ, तो अगर तुम मान लो कि 2-3 दिन से शायद टीम ये देख रही है कि आपस में लोग बकवासें कर रहे हैं, तो अगर कोई फालतू के कमेंट करेगा तो यहाँ टीम कंटिन्यूस बैठी हुई है, वो ब्लॉक कर देगी। तो प्लीज जो रेलेवेंट चीजें हैं वो करो, और स्पैम बिल्कुल ना करो, रेलेवेंट चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, स्पैम ना करें, ठीक है, आपस में बात ना करें, और कोई भी बकवास चीज यहाँ पर ना लिखें, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नहीं तो फालतू में ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर बोलते रहोगे सर मुझे अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो, क्या मतलब है,
ठीक है, ध्यान दो। अब ये जो ओवम है ना, यहां पर ये जो ओवम है, इसमें मान लो एक स्पर्म आया, यहां से स्पर्म जो गया था वो गया, और उसने क्या कर दिया, इसको फर्टिलाइज कर दिया। स्पर्म आके ओवम से चिपक गया और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही यहां जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, वो जाइगोट मान लो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो जाइगोट बना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे केसेस में ही क्या होते हैं, ट्विन्स होने के चांसेस होते हैं। इन सच केसेस ऐसा बहुत रेयर होता है कि दो स्पर्म ने आके फर्टिलाइज कर दिया एक साथ और ये चीज हुई। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक स्पर्म फर्टिलाइज किया तो काम हो जाता है, एंड दैट जाइगोट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, और तब ट्विन्स जो है वैसे केसेस में होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर का थोड़ा सा डेप्थ है, डिटेल है उसके अंदर। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू क्रोमोसोमल कॉन्सेप्ट के ऊपर है वो, तो वो यहां पर हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे तो बोलेंगे कैसे? बेटा देखो, रेलेवेंट चीजें बोलने के लिए आपको बिल्कुल कहा जा रहा है, बट अगर आप जैसे वो नॉट ओनली फॉर दिस लेक्चर, ये ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है इसलिए सर ऐसा बोल रहा है, इट इज नॉट दैट। ये चैप्टर शुरू होने से पहले इनफैक्ट वो टीम आई, वो 2-3 दिन से इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है, दूसरे लेक्चर्स में भी वो हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पूछोगे या डाउट पूछोगे तो मैं नहीं बता रहा, बट इट शुड बी नॉट स्पैम। स्पैम क्या होता है सर? स्पैम स्पर्म नहीं है। स्पैम का मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करके मत लिखो, और आपस में चैट्स ना करो, आपस में तुम बातें मत करो। ठीक है, चलिए, तो ठीक है भाई, यहां का तो कॉन्सेप्ट ठीक है। इसमें स्पर्म गया, स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के साथ देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, इधर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली ओविडक्ट के अंदर होता है, और यहां से ट्रेवल करके फिर वो जो जाइगोट है वो इधर अटैच होगा, इधर अटैच होगा। कहां पर? जो ये इनर लाइनिंग है विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा, यूट्रस की इनर लाइनिंग इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, एक मिनट, अज्यूम करो ठीक है, तो दिस इज दैट फीमेल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डायग्राम, ठीक है, आई नो मेरा डायग्राम बहुत ही जबरदस्त था, पर तुम मत प्लीज कमेंट नहीं करना। अच्छा, तो जैसे ही एग का यहां पर देखो, फीमेल के अंदर भी क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन है, फीमेल्स की बात हो रही है, ओव्यूलेशन यानी एग का फॉर्मेशन या एग की मेच्योरिटी। ठीक है, एक बात याद रखना, फीमेल जब पैदा होती है तो उसके साथ ही बहुत सारे इमेच्योर एग्स जो है दोनों ओवरीज के अंदर भरे पड़े होते हैं, इमेच्योर एग्स, वो मेच्योर नहीं होते। ओव्यूलेशन स्टार्ट कौन सी टाइम पे होता है? एग का जो मेच्योरिटी है वो स्टार्ट कौन से टाइम पे होता है? तो इट स्टार्ट्स एट द विद द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी के
शुरुआत से, मैंने जैसे बताया कि मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन और फीमेल में एग का जो ओव्यूलेशन है वो स्टार्ट ही होता है प्यूबर्टी के शुरुआत से। और कैसे होता है वो? अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट मंथ्स में। मतलब मान लो इस महीने यहां पर एग बना हुआ है तो 28 डेज का इसका स्पैन होगा। 28 डेज मतलब में वो पूरा ग्रो, मतलब पूरा मैच्योर भी हुआ और कोई वेट, मतलब 28 डेज में वो इंतजार भी कर रहा है, मैच्योर भी हुआ, इंतजार भी किया, उसका पूरा एक फेज होता है ना। वो कुछ नहीं हुआ तो इट विल बी रप्चरिंग, एंड उसके बाद अगले 28 डेज में यानी नेक्स्ट मंथ में, है ना, 28 डेज इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली मंथ, है ना। तो अगर यहां पर नहीं बात बनी, कोई स्पर्म नहीं आया, तो अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट मंथ में जो है वो इस तरफ एग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो समझो कि एक महीना यहां पर एग का ओव्यूलेशन रहेगा और इधर नेक्स्ट मंथ जो है यानी कि अगले 28 डेज वाला जो एग है वो यहां पर फॉर्म होगा, और ऐसे ही ये चीज चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, जब एग मैच्योर हो रहा होता है तो एग मैच्योर होने के साथ साथ एक पैरेलल इवेंट भी होता है इस यूट्रस के अंदर वाले वॉल में, वो भी बहुत सारा हैवी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल बनाता है। ठीक है, दिस इनसाइड वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा। दिस इनसाइड वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा वही वॉल है जहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट है वो या जो एम्ब्रियो है वो यहीं पे अटैच होगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज हेवी नेटवर्क इनसाइड इनर वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, एंड इट इज हैविंग heavy network of blood vessels, heavy network of blood vessels। ये जो प्लेसेंटा है उसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, और विच इज वेरी ऑब्वियस। क्यों है यहाँ पर बहुत सारा ब्लड वेसल्स? कि मान लो कि अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, एग जो है वो एम्ब्रियो बना, तो वो एम्ब्रियो को यहीं पे तो अटैच करना है भाई साहब, वो यहीं पर तो अटैच होगा। ठीक है ना, एम्ब्रियो यहीं पर अटैच होगा। एम्ब्रियो कहां पर अटैच होगा? प्लेसेंटा पे। व्हाट इज दिस अटैचमेंट कॉल्ड? बता दो जरा। एम्ब्रियो जब प्लेसेंटा पे अटैच होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस अटैचमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड, इसी अटैचमेंट को बोलते हैं, यस, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन द प्लेसेंटा वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? भाई ब्लड वेसल का नेटवर्क है, ठीक है, बट उसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? पहला, प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कवर कर रहा हूं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द फीटस। जो बच्चा इसके अंदर ग्रो हो रहा है उसको नरिशमेंट मिलता जाएगा। प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू फीटस। ठीक है, एंड दूसरा, इट टेक्स अवे द वेस्ट फ्रॉम द फीटस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम फीटस, कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम फीटस, है ना। तुमको पता फीटस मतलब क्या है? फीटस मतलब क्या है? वही जो बेबी अभी इनिशियल फेज में है, जब उसके इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स जब उसके डेवलप हो रहे हैं, है ना, उसका हाथ पैर वो सब चीजें डेवलप हो रही है, वो यानी वो आकार ले रहा है, वो शेप ले रहा है ना। तो उस फेज में उसको फीटस, उसको भ्रूण बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो फीटस जो है उसको वो कैसे कनेक्टेड होता है मदर्स बॉडी से? यहां पर नाभि होती है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना,
यहां पर नाभि होती है, ठीक है, ये जो नेवल एरिया है इससे एक पाइप लगी होती है, तुमने देखा होगा 3 इडियट मूवी में। तो वो नाभि जो है इट इज एक्चुअली दैट वायर जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, मदर बॉडी से कनेक्टेड है, और उसी वायर से उसको खाना भी मिल रहा है, उसी वायर से उसका वेस्ट मदर ब्लड के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। इट्स वेरी मतलब बोलते ना, एक माँ के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो बहुत पेनफुल सिचुएशंस से गुजरती है जब वो जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड यानी क्या, वो जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड है, इट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। वो बहुत ही पेनफुल होता है, और लास्ट में जो डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी, उसमें कितनी हड्डियों के टूटने का दर्द जो है वो समाया हुआ रहता है। इसलिए माँ का जो कर्ज है ना वो कोई नहीं उतार सकता, ये कहा जाता है। और वो दर्द जो है वो कोई मतलब कोई मर्द उस दर्द को नहीं एक्सपीरियंस कर सकता जो वो होता है उस मोमेंट का। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आया कि हाँ इस प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। वो एम्ब्रियो यहीं पर अटैच होता है और प्लेसेंटा से ही उसको नरिशमेंट मिल रहा होता है, और सारा वेस्ट जो है वो वहीं पे देता है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो बात तब हुई ना जब स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये बात जायज होती है। मान लो कि अगर स्पर्म ही नहीं आ रहा तो क्या, अगर स्पर्म ही नहीं आया तो 28 दिन में वैसे भी एग तो रप्चर होगा, तो 28 दिन बाद जब एग डैमेज होगा तो वो कैसे जाएगा, बिकॉज ये साइकिल तो चलता रहेगा। इस महीने यहां पर एग कोई स्पर्म नहीं आया तो ये ब्लास्ट होगा, मतलब ये ब्लास्ट मतलब ये बर्स्ट होगा, रप्चर हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहां पर एग ओव्यूलेट करेगा, अगला एग यहां ओव्यूलेट करेगा अगले महीने में, फिर वहां भी नहीं आया तो वो भी रप्चर होगा। तो यानी कि सर आप ये बोलना चाहते हो कि प्यूबर्टी के स्टार्ट होते ही, ओव्यूलेशन के स्टार्ट होते ही फीमेल में एक और प्रोसेस, उसके फॉलो ऑन में एक और प्रोसेस होगा, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। बिकॉज स्पर्म ऐसा तो नहीं है ना जैसे प्यूबर्टी रीच हुई स्पर्म आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो भाई साहब ऐसे केस में एवरी मंथ जब ये एग रप्चर होगा तो ऐसे में क्या होगा, क्या वो एग बॉडी से बाहर आएगा? यस, वो रप्चर होगा और वो यहां से बाहर आएगा। और सिर्फ वही रप्चर नहीं होगा, बिकॉज हर मंथ जब एग बन रहा होता है ना, और उस 28 दिन में, उसी 28 दिन में प्लेसेंटा भी हर मंथ बन रहा होता है। और हर मंथ के एंड में जब एग, ऐसा नहीं कि हर मंथ के एंड मतलब 31 तारीख 28, ऐसा 29, 28 डेज के बाद का। तो मान लो ये एग ओव्यूलेट हुआ, 28 दिन था, 28 दिन बाद जब ये कुछ नहीं हुआ, ये बर्स्ट हुआ या ये एग रप्चर हुआ, तो उसके साथ साथ जो ये प्लेसेंटा बना था उस महीने वो भी रप्चर होगा, यानी वो ब्लड वेसल भी रप्चर होगा, है ना, ब्लड वेसल भी रप्चर होगा। और वो इसका जो येलो जो फ्लूइड होगा और विद द ब्लड वेसल वो पूरा यहां से बाहर जाएगा डिस्चार्ज की फॉर्म में। तो वो रेड कलर का एक ब्लड जो है वो एवरी मंथ फ्लो होगा आउटसाइड, है ना, थ्रू द वेजाइना, और उसी को मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब हर मंथ समझो हर 28 दिन में ये फिनोमेना फीमेल्स के अंदर होता रहेगा। ठीक है सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो जो है वो कितना डेज का रहता है? इट में लास्ट 3 to 5 डेज का, है ना, 3 दिन के आसपास, 3-4 दिन का ये फ्लो रहेगा, जिसमें ये रप्चर्ड जो भी इसका डिस्चार्ज है और विद दिस ब्लड वो बाहर डिस्चार्ज होगा। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। ठीक है, समझ में आ गया? मेंस्ट्रुएशन का शुरुआत को क्या बोलते हैं? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, जो कि प्यूबर्टी के शुरू होते ही होगा, है ना। मेंस्ट्रुएशन जिसने भी ये पढ़ा है, प्रीकैप करा हुआ है, दे ऑल नो, ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन इसके स्टार्ट को मेनार्क कहते हैं, मेनार्क। और ये लगभग समझो 12-13 साल के उम्र में होगा फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होगी, ओवुलेशन की शुरुआत होगी।
और फीमेल में इसका एंड भी होता है। देखो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन वो जिंदगी भर वो 90-95 साल का है तब भी हो सकता है, बट फीमेल्स में नेचर ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट फिनोमिना है ना, प्रेगनेंसी का बहुत ही पेनफुल फिनोमिना है, वो एक उम्र के बाद वो झेल पाना मुश्किल है। इसलिए नेचर ने क्या करा है, यहां पर एक एज लिमिट लगा दी है, एंड दैट इज अबाउट समझो 50 ईयर्स के आसपास, 50 साल के आसपास में फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन एंड भी होता है। ठीक है, 50 ईयर्स 55 ईयर्स के आसपास में मेंस्ट्रुएशन एंड भी होता है। एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, पॉज, रुक गया, मेन ओ पॉज, स्टॉप इट, क्योंकि अब यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो फीमेल्स में अबाउट 13 ईयर के आसपास में मेंस्ट्रुएशन या ओव्यूलेशन, वो फिनोमेना जो है, देखो ओव्यूलेशन होगा तो फॉलोड बाय मेंस्ट्रुएशन तो रह गई, तो उसका स्टार्ट को बोलते हैं मेनार्क, उसके एंड को बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां पर हमने पूरा फिनोमेना जो है, सारा फिनोमेना यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें अगर हम एंड की बात करें इसके अंदर, तो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है कि फीमेल्स में बहुत जरूरी होता है, इनफैक्ट मेल्स फीमेल सभी के लिए, ठीक है, कि अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी मेंटेन रखा जाए। मींस अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल। बिकॉज देखो एक मान लो एक 17 साल की बच्ची है, ठीक है, जल्दी शादी हो गई, पहले ऐसे तो जल्दी शादी होती थी, है ना, बच्चा खुद पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है वो लड़की, और उसको अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, उनको बच्चा हो गया, तो इट विल बी लाइक कि उनका फिजिकली ही वो डैमेज करेगा, उनके खुद के है ना ग्रोथ को डैमेज करेगा, सोशली या इमोशनली, बिहेवियरली, है ना, ये सब चीजों में नुकसान होगा। या फिर मान लो ये कि एक फीमेल जो है, मान लो अभी बेबी डिलीवर किया है और अगले ही साल फिर डिलीवर करे, उसके बाद फिर डिलीवर करे, तो क्या होगा, फीमेल बॉडी पर असर पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल जो कि सीखना और समझने की जरूरत है। ओके, इससे जुड़ा हुआ डिसीजेस भी हो सकता है ना, सेक्सुअल एक्ट से जुड़ा हुआ डिसीजेस भी हो सकता है, जिसको एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। मेनी डिसीजेस कैन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सच एज, कुछ बैक्टीरियल एग्जांपल्स भी दिए हैं, गनोरिया, सिफिलिस जैसे, है ना, और वायरल डिसीजेस भी हैं जैसे वार्ड्स और एचआईवी एड्स। तो याद रखना आपको ये नाम, बैक्टीरियल में गनोरिया और सिफिलिस, और वार्ड्स और एचआईवी एड्स इन वायरल, these are sexually transmitted diseases। तो it is not that only sexual intercourse जो है वो कुछ नहीं है, वो एक जनरल फिनोमिना, ऐसे नहीं सोचना है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है। ओके, सो यहां पर अब कुछ चीजें हैं जो इसके प्रिवेंशन में हो सकती हैं, जैसे एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, नॉट टू एवरी एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट कुछ इन्फेक्शंस को बचाए जा सकते हैं कॉन्डम्स को इस्तेमाल करके। कॉन्डम्स आर बलून लाइक बैग्स, स्ट्रक्चर्स जो पेनिस के ऊपर लगाए जा सकते हैं व्हाइल हैविंग सेक्स, और या फिर वेजाइना के लिए फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो बचा रहे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, इस टोटल प्रोसेस को कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्शन इज अ जनरल प्रोसेस, टर्म यूज कर सकते हो, जो मेनली प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए की जा सकती है, एंड उसमें से कुछ एक आध जो है ना, कुछ हद तक बीमारियों, इन्फेक्शंस को बचा सकता है। इट इज इन द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, मतलब स्पर्म को एग तक ना पहुंचे, उसके लिए कुछ बैरियर या कुछ टेक्निक्स लगाई जा सकती है, उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की, तो जैसे देख लो इधर, देख लो यहां पे 4 मेथड्स हैं इन ऑल, देयर आर 4 मेथड्स। ठीक है, इन ऑल देयर आर 4 मेथड्स।
कौन सा? पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में जैसे हमने देखा कि हाँ कॉन्डम्स यूज किए जा सकते हैं टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग को स्पर्म में से ना मिले उसके लिए ये चीज यूज की जा सकती है ना। इट इज एक्चुअली वो पेनिस के ऊपर कवरिंग है, तो स्पर्म निकलेगा तो भी उसी बैग में रह जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्डम, है ना। उसके बाद केमिकल तरीका भी हो सकता है। देयर आर केमिकल मेथड्स एज वेल। केमिकल मेथड्स में यूज ऑफ ओरल पिल्स, ऐसी दवाइयां, ऐसे टैबलेट्स हो सकते हैं जो फीमेल्स के अंदर हार्मोनल बैलेंस को ही चेंज करें, विच कैन चेंज द हार्मोनल बैलेंस, और उसके तहत जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो ही रुक सकता है, ठीक है। सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड। देखो ऐसे हार्मोनल बैलेंस मतलब फीमेल्स जो है वाइल बिफोर हैविंग सेक्स वो ऐसे पिल्स भी ले सकते हैं, ऐसी दवाइयां भी ले सकते हैं जो ऐसे हार्मोनल चेंजेस करते हैं उनकी बॉडी में कि एग ही रिलीज ना हो, ठीक है। लेकिन यहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा है दे मे हैव साइड इफेक्ट्स टू। इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए ये डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, है ना, डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब, ऐसे बहुत सारी मार्केट में दवाइयां मिलती हैं, टीवी पे ऐड चलते हैं, बट अगेन वो ऐसी चीजें हैं फीमेल को परमानेंटली वो प्रेग्नेंट कभी ना हो पाए, ये भी चीज हो सकती है, कंसीव करने में आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो ये पिल्स भी बहुत ही सावधानी से डॉक्टर की सजेशन या एडवाइस पर ही ली जा सकती है। इसके बाद इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको बोलते हैं IUCD, ठीक है, ये तीसरा मेथड है। ये देखो नॉर्मली ये कब लिया जा सकता है या ये कब, ये एक जैसे कॉपर टी, इसके एग्जाम्पल में देखो कॉपर टी बोला गया है IUCD, और उसके नाम में देखो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर ऐसा ये टी शेप का स्ट्रक्चर, कॉपर का बना हुआ ये टी शेप का स्ट्रक्चर इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो ही आगे नहीं जा पाएगा रे बाबा, और स्पर्म गया तो वहां से एग नहीं आ पाएगा रे बाबा, ठीक है। तो ये कॉपर टी जो है वो यूट्रस के अंदर प्लेस की जा सकती है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये नॉर्मली 2 से 3 साल के लिए, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी के लिए ये यूज किया जा सकता है। ये स्पेशली कब यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फीमेल, अभी उनको एक बेबी हुआ है, एक बच्चा हुआ है, एंड शी डोंट वांट कि अगले 3 साल या, है ना, 3 साल का एक सेफ गैप होना चाहिए, 2 बच्चे के बीच में एक ईयर गैप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स, तब वो मदर के लिए भी हेल्थी रहेगी और पहला बच्चे को प्रॉपरली वो ध्यान दे पाएगी, ठीक है। तो अगर वो 3 साल का गैप मेंटेन करना है, ठीक है, और अपनी सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना, तो फिर क्या किया जा सकता है, फीमेल कैन हैव दिस IUCD डिवाइस इन देयर यूट्रस, और ये खुद से नहीं किया जा सकता, ये डॉक्टर्स ही कर सकते हैं भाई, ठीक है। सो दिस इज द कॉपर टी, ये IUCD डिवाइस है, हमने बताया कि 2 से 3 साल के लिए, और ये इसमें भी डॉक्टर के पास टाइमली विजिट किया जाता है चेक करने के लिए कि हाँ भाई कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, बिकॉज इससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि वो फीमेल चाहती है कि अब, या वो कपल चाहता है, वो जो दाम्पत्य है वो चाहता है कि अब उनके बच्चे हो ही ना, बिकॉज मान लो उन्होंने प्लान किया था 3 बच्चों का एंड या 2 बच्चों का, और उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हो गए, नाउ दे डोंट वांट इन देयर लाइफ के आगे कभी बच्चे हो, तो परमानेंट सॉल्यूशन भी किया जा सकता है बाय सर्जरी, है ना। तो द सर्जिकल मेथड, जिसमें अगर मेल्स, है ना, अगर हस्बैंड ने अगर वो सर्जरी कराई, ठीक है, तो उसमें वास्ट डिफरेंस वाले ट्यूब को ही कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म आता है ना, तो वही उसी को कट करके ब्लॉक किया जाता है। सिंस वास्ट डिफरेंस वाले ट्यूब को ही कट करके ब्लॉक करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी। वो ऑपरेशन अगर मेल ने कराया तो उसको वैसेक्टॉमी बोलेंगे, और अगर वो ऑपरेशन फीमेल ने कराया तो उसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को ही कट करके ब्लॉक किया जाता है, जिससे एग जो है वही ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है, टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग। सो दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। देखो फैलोपियन ट्यूब से वर्ड आया ट्यूबेक्टॉमी, और वैस्ट डिफरेंस से वर्ड आया वैसेक्टॉमी, है ना। हिंदी में इन दोनों को जनरल वर्ड यूज किया जाता है, नसबंदी बोलते हैं, है ना। तो ये ऑपरेशंस
नॉर्मली मतलब काफी इंडिया में बहुत ज्यादा है कि फीमेल्स में ही नॉर्मली ये कर दिया जाता है ना। वैसे ये मेल्स या फीमेल्स दोनों में से कोई एक कर सकता है, जिसमें दे विल हैव दैट ऑपरेशन, दे विल गेट दैट है ना ऑपरेटेड। और उसमें क्या होगा देखो, जैसे अभी फीमेल्स में वो ऑपरेशन हुआ, फीमेल्स में अगर वो ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा कि ये फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया गया और ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। तो स्पर्म ही जा नहीं पा रहा है या एग का ही वहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एंड सारा झंझट ही खत्म। पीरियड्स भी नहीं होंगे ऐसा नहीं बोला मैंने, ठीक है। या फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा ऐसा मैंने नहीं बोला है, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन में जो मैक्सिमम फ्लो होता है वो किस चीज का होता है, ब्लड का, और ब्लड जो है वो यहां से जा रहा है, तो वो डिस्चार्ज जो होगा, वो डिस्चार्ज जो है वो तो रहेगा, ठीक है। उस डिस्चार्ज में कुछ इशू नहीं है, मतलब पीरियड्स विल बी डेफिनेटली अकरिंग, लेकिन ये बस एग रप्चर होके यहाँ पे नहीं आ रहा है। एग जो है वो रीअब्सॉर्ब, जो रप्चर हुआ वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है उसमें, ठीक है। और ऐसे ही मेल्स के अंदर भी जो तुम बोलोगे कि हाँ स्पर्म ही नहीं जाएगा अगर वैसेक्टॉमी होगा, तो ऐसा नहीं है। मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा वो, लेकिन जो सेमन है वो फिर भी निकलेगा, तो जो फ्लूइड है वो फिर भी निकलेगा, उसमें स्पर्म नहीं रहेगा बस, ठीक है। तो आई होप कि तुमको चैप्टर जो है वो समझ में आ गया हो डिटेल में। ये हिस्सा भी मैंने लगभग कवर कर दिया हुआ है, बस एक जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है इसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ने की, ठीक है, और अच्छे से उसको रिवाइज करने, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे पास है, दिस ऑलरेडी इज अ नोट्स, जो मैंने बनाया है वो बहुत ही कंसाइज नोट्स है, उसको पढ़ना शुरू करो। बाकी और जो हैंड रिटन वाला फॉर्मेट है उसमें भी वो तुमको टाइमली मिलता जाएगा, बट डोंट वेट फॉर इट टू स्टडी, ये सिर्फ एक्सक्यूज होता है, ठीक है। इसी के साथ आज के चैप्टर की समाप्ति होती है। बाय बाय गाइस, आई होप आई है तुम्हारा कोई अगला लेक्चर भी है। अगला चैप्टर जो होगा कल से हम शुरू करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद हम जो आएंगे दैट विल बी पीरियोडिक। बट उससे पहले तुम प्रीकैप करके रखो, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कमिंग मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रीकैप करके आना है। प्रॉमिस करो सभी लोग कि आज का जो तुम असाइनमेंट है वो करोगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, चलो बाय बाय।